हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्याज के विक्सल के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। द विक्सल थियरी ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे सिद्धांत ब्याज के पढ़े और हमने ब्याज के उस आधुनिक सिद्धांत की भी व्याख्या की जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, अर्थात ISLM वक्र, जिसके माध्यम से हम कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट दोनों के इक्विलिब्रियम को एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द सेम लेवल ऑफ इनकम एंड एट द सेम टाइम वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। आज हम लोग विक्सल के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। विक्सल ने इंटरेस्ट एंड प्राइसेस ए स्टडी ऑफ द कॉजेस रेगुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मनी 1988 में पहली बार संतुलक तथा बाजार ब्याज दर के संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की। मतलब एक जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक दूसरा जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। संतुलक साधारण, सामान्य तथा वास्तविक दर समानार्थी हैं। आप उन्हें संतुलक कहिए, उन्हें आप साधारण कहिए, उन्हें सामान्य ब्याज दर कहिए, वास्तविक ब्याज दर कहिए, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक संतुलक ब्याज दर पूंजी की मांग तथा बचत की पूर्ति में संतुलन, यह दर कमोबेश नई निर्मित पूंजी पर प्रत्याशित आय के अनुरूप हो। बाजार दर वह ब्याज दर है जो ऋण बाजार में पाई जाती है। मान्यताएं क्या है इस सिद्धांत की? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, निवेश ब्याज की दर का घटता प्रतिफल है, बचत ब्याज की दर का बढ़ता प्रतिफल है। ये सब पीछे हम लोग देख भी चुके हैं, वास्तव में कोई नई बात नहीं है। अल्पकाल में दोनों दरों में असमानता, दोनों दरों का मतलब जो एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम सामान्य ब्याज दर या संतुलक या साधारण ब्याज दर किसी भी नाम से जानते हैं, उसमें और बाजार ब्याज दर जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में अंतर पाया जाता है, जिससे कीमत स्तर परिवर्तित हो जाता है। दीर्घकाल में दोनों दरों में असमानताएं अपने आप ऐसी शक्तियों को जन्म देती हैं जो दोनों दरों में समानता ला देती है। देखिए, वो साफ साफ चित्र बना है। बचत और विनियोग दिखाया गया है और ब्याज दर दिखाई गई है। ब्याज की बाजार दर R1 है तथा प्राकृतिक दर R है। R1 पर निवेश की मांग AB के बराबर अधिक है, अर्थात बैंक कर्जों का विस्तार होता है, तथा R1 में तब तक वृद्धि होगी जब तक कि R1 तथा R दोनों आपस में बराबर न हो जाए। और इसके विपरीत भी होगा। विक्सल का मत है कि नवप्रवर्तन और तकनीकी प्रगति के कारण कर्जों की मांग बढ़ने से भी असंतुलन की संचयी प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि इससे नीचे नए निवेश की प्रत्याशित लाभदायकता बढ़ जाती है। अब दूसरे चित्र में आप देखें कि प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है, जहां बाजार तथा प्राकृतिक ब्याज दर बराबर है। यदि कर्ज की मांग बढ़ती है, I1 हो जाता है, तो निवेश I से I1 हो जाता है तथा संतुलन E से बदलकर E1 बिंदु पर हो जाता है। यदि मौद्रिक प्राधिकारी R को R1 स्तर तक नहीं लाते हैं, तब बैंक ब्याज की बाजार दर R पर अपने उधार देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। बढ़ी निवेश मांग को Q1 बैंक कर्ज के द्वारा पूरा करते हैं। मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, पूंजी वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु तथा सेवा की मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तथा R बढ़कर R1 हो जाता है। इस तरह से
फिर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। एक आलोचनात्मक विश्लेषण। विक्सेल ने अपने विश्लेषण में 3 स्थितियों की व्याख्या की। प्रथम, बाजार ब्याज दर तथा प्राकृतिक ब्याज दर में संतुलन की बात कही। दूसरा, प्रत्याशित बचत तथा निवेश में समानता की बात कही। तीसरा, स्थिर कीमत स्तर की बात की। इन समरूप स्थितियों को वर्तमान समय में मौद्रिक संतुलन कहा जाता है। विक्सेल वो व्यक्ति हैं जिसने बचत तथा निवेश में संबंध के आधार पर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में असमानताओं को कीमत स्तर में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार उसने मुद्रा तथा कीमतों की समस्या के लिए आय विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ओहलिन के अनुसार इस दृष्टिकोण में उत्पाद के समस्त सिद्धांत का भ्रूण निहित है। हेंसन ने लिखा है कि ब्याज की दर पर संकेंद्रण करके उसने परिमाण सिद्धांत की संकीर्ण आधारशिलाएं ही खिसका दी। विक्सेल की संचयी प्रक्रिया विक्सेल प्रभाव के नाम से जानी जाती है। यह ब्याज दर पर बैंक साख निर्माण के महत्व पर बल देती है। रॉबिन्सन ने विक्सेल प्रभाव को पूंजी संचय के समस्त सिद्धांत की कुंजी कहा। इसके बावजूद सिद्धांत में अनेक दोष हैं। प्रोफेसर एकले के अनुसार विक्सेल का विश्लेषण सरल परिमाण सिद्धांत से निष्कर्ष में भिन्न नहीं है, अपितु केवल उस प्रक्रिया से भिन्न है जिसके द्वारा उसके निष्कर्ष उपलब्ध हुए। हेंसन के अनुसार विक्सेल के सिद्धांत में एक कमी यह है कि यह आय निर्धारण का पर्याप्त सिद्धांत नहीं है। यह आय के केवल एक निर्धारक निवेश फलन से संबंध रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल थियरी हेंसन के अनुसार विक्सेल ने उपभोग फलन पर आधारित गुणक विश्लेषण का भी अभाव है। विक्सेल ने उन स्थितियों को भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा जिसके अंतर्गत ब्याज दर नीति व्यर्थ हो जाती है। वह यह बात समझाने में असमर्थ रहा कि कुछ स्थितियों में निवेश फलन ब्याज बेलोच हो सकता है। न समझने के कारण ही उसने बैंकिंग प्रणाली की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। आप यूँ कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ओवर एम्फेसाइज्ड इन द विक्सेल्स एनालिसिस। उसकी वीकनेसेस को उसने बहुत फोकस नहीं किया। जैसा आपने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप की एक पोजीशन होती है और एक जगह आपने देखा कि एक समय के बाद फिर केवल ब्याज दर बढ़ती है और आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी की अपनी सीमाएं हैं और जिसके कारण से वह इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की स्थिति में कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी काम नहीं करती है। लेकिन विक्सेल ने इस कमजोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये थोड़ी सी बात विक्सेल के बारे में जो हम लोगों को जानना जरूरी था। इस तरह से आज हम लोगों ने ब्याज के संपूर्ण सिद्धांतों को बड़े विस्तार से पढ़ा और ख़त्म किया। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आपको की कोई क्वेरी हो, आपको कुछ कंफर्म करना हो, आपको कुछ पूछना हो, कहीं आपको कोई डाउट हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी भेजें। हम आपकी सारी क्वेरीज़ को इकट्ठा करके, बल्कि हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह कहना भी चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने एडवांस इकोनॉमिक थियरी के लगभग एक बहुत बड़े हिस्से को पढ़ लिया है। बहुत यूँ कहेंगे बहुत थोड़ा सा ही कुछ शेष है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसे में आपको अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है, आपको जहाँ जिसमें जो प्रॉब्लम हो, जो दिक्कत हो, आप उसे एक कागज़ पर लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपने देखा है कि थंबनेल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। इस तरह से एक सारी क्वेरीज़ को इकट्ठा करके उन्हें तैयार करके हम एक दिन आपको पहले से सूचित करके एक बार हम लोग लाइव हो लेंगे और सारे जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।